खतरा बदल गया है तो हमें भी बदलना होगा, वरना अगला हमला किसी बाहरी दुश्मन का नहीं, हमारे भीतर से ही होगा। अगर आपने इस इंटरव्यू के पहले 2 हिस्से नहीं देखे हैं तो आप पूरा संदर्भ मिस कर रहे हैं, उन्हें जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सर, क्या आपको लगता है कि आज की सिटी सिक्योरिटी मॉडल को नए खतरे जैसे ड्रोन, लोकल मॉड्यूल और साइबर जैसे खतरों से निपटने के लिए कुछ करना चाहिए? आप एब्सोल्युटली, आपका व्यू पॉइंट बहुत सही है, क्योंकि जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, साइबर क्राइम आपने बताई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ न्यू कमिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग आ रहा है, ड्रोन्स, ये सारी जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसकी ट्रेनिंग पुलिस को देना ज़रूरी है। कुछ दे भी रहे होंगे, क्रिप्टो करेंसी की या साइबर क्राइम की दे रहे होंगे, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाए, उसको टेरर फंडिंग में कैसे लोग यूज़ करते हैं, अभी नई नई चीज़ें आ रही हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग आ रही है, उससे कोड क्रैक हो सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को हैंडल कैसे करेंगे? सर, क्या आतंक का खतरा अब बाहर से ज़्यादा भीतर से है, यानी स्लीपर सेल जैसे? दोनों तरीके से है। एक तो आपने रेडिकलाइज किया किसी को, बट रेडिकलाइज के बाद उसके पास इक्विपमेंट होने चाहिए उसको ऑपरेट करने के लिए, उसके पास फंडिंग होनी चाहिए, उसके पास वेपन्स होने चाहिए। तो वेपन्स कहाँ से मिलेंगे उनको? वेपन्स मिलेंगे अक्रॉस द बॉर्डर। तो खतरा दोनों तरफ से है। पाकिस्तान बेस्ड जो वहाँ की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इवन जब टेररिस्ट को इंटरोगेट किया गया पास्ट में, तो पता लगा ट्रेनिंग कैंप में आईएसआई के ऑफिसर्स खुद आके ट्रेनिंग देते थे। दैट मीन्स जो आईएसआई है पाकिस्तान की, वो भी इंडिया में टेररिज्म कराने के लिए इन्वॉल्व है। तो इट इज़ ए स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, और उनकी कोशिश रहती है किस तरह से लोगों को बहकाया जाए, टेररिज्म में जोड़ा जाए। सर, सोशल मीडिया और डार्क वेब का आतंक फैलाने के नए हथियार बन गए हैं। पुलिस और एजेंसियाँ इससे कैसे निपट रही हैं? क्योंकि आप ईडी में भी आप रहे हैं, तो एजेंसियाँ और पुलिस दोनों। देखिए, सोशल मीडिया में तो ये भी नहीं पता लगता क्या लिखा जा रहा है, कौन लिख रहा है, बट सडनली सोशल मीडिया में जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई भी मैसेज जब शुरू होता है फर्स्ट, उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है ना। इनके लिए गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, एंड सोशल मीडिया के लिए कुछ रूल्स भी आए हैं आईटी एक्ट में, टू मेक देम मोर रेस्पॉन्सिव। तो ट्रेलिंग वहाँ हो सकती है, ट्रैकिंग वहाँ हो सकती है, लेकिन आपने जो डार्क वेब की बात की ना, डार्क वेब वर्क करता है, एक होता है दी ऑनियन राउटिंग ना। जितना भी इन्वेस्टिगेशन है साइबर वर्ल्ड में, वो उनके आईपी एड्रेस के बेस पर है, ट्रेस करना, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, उसके बेस पे है। ना ऑनियन राइटिंग में क्या होता है, राइटिंग में क्या होता है कि सपोज़ कर लो मैंने एक मैसेज भेजा दिल्ली से, ये एक जाएगा वेबसाइट पे रशिया की, वो रशिया की वेबसाइट क्या करेगी, यहाँ का आईपी एड्रेस पील ऑफ कर देगी, नया आईपी एड्रेस उस पर डाल देगी, फिर ये जाएगा किसी वेबसाइट पे दक्षिण अफ्रीका की, सपोज, वो क्या करेंगे, रशिया वाला आईपी एड्रेस पील ऑफ कर देंगे, नया आईपी एड्रेस लगा देंगे। 10 कंट्री में आपने घुमा दिया, अब इंडिया पे आ गया। दिल्ली से शुरू हुआ और दिल्ली में डिलीवर हो गया, ठीक है, लेकिन आईपी एड्रेस कहाँ का आ रहा है, साउथ अफ्रीका का। अब आप साउथ अफ्रीका जाओगे, इमीडिएट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, लेटर रोगेटरी इशू करना पड़ता है। वो कई बार 2 महीने लगा सकते हैं, 3 महीने लगा सकते हैं, कई बार रिस्पॉन्स में 6 महीने भी लगा सकते हैं। वहाँ से जाएगा, जब अगर से मिल गया, वहाँ से जाएगा फिर रशिया में, वहाँ से जाएगा किसी और कंट्री में, यानी आपको 10 कंट्री घुमा के फिर इंडिया में आप पहुँचोगे। इन्वेस्टिगेशन में 2 साल 3 साल लग जाएंगे। इसलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो डार्क वेब को अगर हैंडल करना है, वो एक अकेली कंट्री के बूते का काम नहीं है, इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात तो करते हैं हम लोग, लेकिन मिलती नहीं है, इतनी क्विक रेस्पॉन्स नहीं मिलता कि फटाफट हमें वहाँ से जवाब मिल जाए।
सर, मौजूदा दौर में खुफिया इनपुट और ग्राउंड एक्शन के बीच कितना गैप रह जाता है? देखिए, खुफिया एजेंसी जो हैं हमारी, कई तरह से उनको डिवाइड कर सकते हैं। जो विद इन द कंट्री ऑल ओवर इंडिया देखती है वो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो देखती है। इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो रॉ है वो, उसके पास इंफॉर्मेशन आती है, इंफॉर्मेशन इज़ इमीडिएटली शेयर्ड। कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट होती है लोकल लेवल पे, लोकल पुलिस के लेवल पे। यहाँ पर कई बार क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग की कमी हो सकती है। यानी उस इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो ऑफिसर जो वहाँ पोस्टेड है वो समझ नहीं पा रहा कि इस इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। वहाँ कई बार गैप की पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए टेररिज्म रिलेटेड उसमें हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है लोकल लेवल पे। ईच पुलिस स्टेशन में बीट कांस्टेबल लेवल पे एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन सी इंफॉर्मेशन सीरियस हो सकती है। सर, आज की पुलिस को साइबर क्राइम, ड्रग्स और पॉलिटिकल प्रेशर तीनों मोर्चों पर एक साथ काम करना पड़ रहा है। इससे पुलिसिंग कैसे प्रभावित होती है? देखिए, क्रिप्टो करेंसी और या ड्रग के मामले में पुलिस बड़ी इफ़ेक्टिवली काम करती है एंड कोई उस पर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता। एक्चुअली किसी भी क्रिमिनल केस में पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता। वो एक बेसिकली मिथ है कि भाई इन केसों को मत करो, उस केसों को मत करो। ऐसा नहीं होता। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी से संबंधित, ड्रग से संबंधित, टेररिज्म से संबंधित या किसी भी क्राइम से संबंधित कोई केस होता है तो एक प्रोसेस है पुलिस का, उसको करना चाहिए। जो लोग नहीं करते वो अपने फ़ायदे नुकसान के लिए नहीं करते हैं। बट जनरली आई विल से कि पॉलिटिकल प्रेशर नहीं जनरेट होता किसी भी केस को ख़राब करने में। सर, सीबीआई, ईडी के तो आप प्रमुख ही रहे हैं, इन पर भी बड़ा आरोप लगता है कि राजनीतिक परिदृश्य में राजनीतिक प्रेजुडिस के तहत काम कर रही हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये कहना बड़ा आसान है। किसी को भी अगर एक्शन होता है कि जी मुझे तो इसलिए एक्शन लिया, मैं फलानी पार्टी का हूँ, या किसी चोर को पकड़ो, वो कहता है इतने सारे चोर घूम रहे हैं, मुझे क्यों पकड़ा। सवाल ये, जिसको ईडी ने पकड़ा या सीबीआई ने पकड़ा, क्या वो इन्वॉल्व नहीं था? क्राइटेरिया ये होना चाहिए जी। अब उस क्राइटेरिया में देखें तो जिसको भी ईडी ने पकड़ा है वो इन्वॉल्व थे या फिर सीबीआई हो या सीबीआई ने पकड़ा, वो लोग इन्वॉल्व थे। तो पकड़ा उसी को है जो आदमी करप्शन में इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, उसी पे एक्शन हुआ है।